इस मूवी में हम जानेंगे कि कैसे तीन लड़के अपने एक झूठ को लंबे अरसे तक चलाते हैं और आखिर पर ये झूठ इन पर भारी पड़ जाता है। मूवी की शुरुआत में हम तीन लड़कों को देखते हैं। हैलोवीन की रात पर ये एक घर के बाहर आग लगा देते हैं क्योंकि इस घर का मालिक इनको कभी भी कैंडीज नहीं देता था, तो इसका ये बदला ले रहे होते हैं। ये तीनों आग लगाकर एक जगह छुप जाते हैं, लेकिन कोई भी घर से बाहर नहीं आता, तो तीनों घबरा जाते हैं और जाकर आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, पर आग नहीं बुझती, उल्टा आग बहुत ज्यादा हो जाती, जिसकी वजह से तीनों डर जाते हैं। तो इनमें से एक लड़का जिसका नाम डीन होता है, ये एक शर्ट पर फेक नाम लिख देता है, रिकी स्टैनकी। इसके बाद यहाँ पुलिस आती है और उनको वही शर्ट मिलती है जिस पर रिकी स्टैनकी लिखा होता है। ये इस नाम के लड़के को ढूंढते हैं, पर उनको ऐसा कोई लड़का नहीं मिलता। तीनों लड़के इस टेक्निक से बहुत ज्यादा धमाल मचाते हैं। फिर हम देखते हैं कि डीन बड़ा हो चुका है और इसकी एक जीएफ भी है। फिर इसका दोस्त जेटी अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ यहाँ आता है। ये दोनों बेबी शावर की प्लानिंग कर रहे होते हैं। इसी दौरान डीन को रिकी के नाम से कॉल आती है। ये बाकी सबको बताता है कि रिकी का कैंसर फिर से फैल गया है। तो जेटी की वाइफ कहती है कि क्या आप इसका दूसरा अखरोट भी निकाल देंगे। फिर डीन की जीएफ हेरन कहती है कि अब वो कहाँ है। डीन बोलता है कि एल्बनी के किसी हॉस्पिटल में है और आज रात इसकी सर्जरी है। तो इसकी जीएफ बोलती है कि नहीं, तुम वहां जाओ, उसको तुम्हारी जरूरत है। डीन बोलता है कि नहीं, बेबी शावर है और मेरे बॉस भी आने वाले हैं। तो जेटी बोलता है कि ऐसा करो, तुम जाओ, मैं यहाँ संभाल लूंगा। तो इस जेटी की वाइफ बोलती है कि नहीं, तुम भी साथ में जाओ। ये दोनों बाहर आ जाते हैं और अपने तीसरे दोस्त वेस्ट से मिलते हैं और इसी ने रिकी के नाम से इसको कॉल की होती है। मतलब कि इन तीनों ने ड्रामा किया होता है रिकी के नाम से और इनको जाना होता है अटलांटा के एक कॉन्सर्ट में मजे करने के लिए। ये तीनों प्लेन में बैठे होते हैं। तो डीन बोलता है कि सब अपने मोबाइल फोन्स बंद कर दे। डीन वेस्ट को बोलता है कि चलो अब बाइबल निकालो और इस पर लिखो कि रिकी का कैंसर वापस आ गया है और अब इसकी सर्जरी होगी। तो ये सुनकर वेस्ट बोलता है कि यार उसको कैंसर करवाना जरूरी है। तो जेटी बोलता है कि यार बीमारी लंबी होगी तो मौज मस्ती भी ज्यादा मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों कंसर्ट में जाते हैं और वहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। ये लोग फिर ड्रिंक पीने के लिए बार में आ जाते हैं, जहाँ इनको एक बंदा मिलता है जिसका नाम रोड होता है और ये बारटेंडर को बोलता है कि मेरे लिए ड्रिंक लाओ और एक चिकन कबाब। तो बारटेंडर बोलता है कि तेरे बाप की बारात नहीं है जो कि तू फ्री में खाने के लिए आ गया। फिर ये कहता है कि मेरा नाम रोकार्ड रोड है और मेरा एक शो है जिसमें अडल्ट वाला कंटेंट होता है और मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है। डीन बारटेंडर को बोलता है कि इसको कबाब और ड्रिंक्स दे दो। तो रोड बोलता है कि हाँ दे दो, मेरे दोस्त ने अब ऑर्डर किया है। फिर रोड इनको अपनी मिमिक्री और एक्टिंग दिखाता है तो तीनों अजीब सा रिएक्शन देते हैं। इसके बाद रोड इनको बोलता है कि आओ मेरे साथ, मैं तुमको बहुत सारी जगह यहाँ पर दिखा सकता हूँ और बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स भी हैं मेरे पास। तो जेटी कहता है कि यार देखो रेड हार्ड रॉक जो भी तुम्हारा नाम है, हमारे पास अपने प्लान्स है तो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इस बात का बुरा रोड को लग जाता है। ये बोलता है कि तुम मुझे फालतू एक्टर समझते हो और ये बोलकर चले जाता है। डीन बोलता है कि जेटी ये तुमने गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हम देखते हैं कि डीन रोड के पीछे जाता है और इसको सॉरी करता है जेटी की तरफ से। तो रोड बोलता है कि मैं कोई जोकर नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ। अचानक से ये कुछ बंदों को देखकर छुप जाता है। डीन बोलता है कि क्या हुआ। ये बोलते हैं कि कुछ नहीं, ये बस मेरे संकी फैन है और इसको अपना कार्ड दे देता है और कहता है कि एक दिन मैं तुम्हारे काम जरूर आऊंगा। इसके बाद डीन अपना मोबाइल ऑन करता है जिसमें इसको बहुत सारी कॉल्स और एसएमएस आए होते हैं। ये बोलता है कि जेटी सूजन हॉस्पिटल में है। तीनों एयरप्लेन पकड़कर हॉस्पिटल आ जाते हैं, जहाँ हमें पता लगता है कि जेटी का बच्चा 4 हफ्ते पहले ही पैदा हो गया है। जेटी की सास कहती है कि तुम लोग कहाँ थे। हम लोगों ने एल्बनी तमाम हॉस्पिटल्स में कॉल करके पूछा, मगर वहां पर रिकी नाम का कोई भी कैंसर पेशेंट नहीं था। तो वेस का गे पार्टनर भी बोलता है कि रिकी को कौन सा कैंसर था। तो वेस बोलता है कि उसको एनस का कैंसर था। सूजन बोलती है कि पर उसको तो टेस्टिकल का कैंसर था ना। वेस फिर कहता है कि रिकी के कैंसर वाली बात झूठी थी। ये सुनकर डीन की जीएफ बोलती है कि ये क्या बोल रहा है। तो डीन कहता है कि रिकी ने झूठ बोला था क्योंकि हमें वो पार्टी देने के लिए बुला रहा था और एल्बनी में इसकी मीटिंग थी गिव ग्रीन फाउंडेशन के साथ। तो फिर वेस का पार्टनर कहता है तुम्हारा फोन क्यों बंद था। वेस कहता है कि रिकी हमें स्टैंड अप कॉमेडी शो में ले गया था जहां फोन्स को बंद करवा दिया गया था। इसके बाद जेटी की सास बोलती है कि रिकी को बेबी के सर्कमसेशन में आना होगा और बाकी सब भी यही कहते हैं क्योंकि रिकी जेटी की शादी में भी नहीं आया था और ना ही इन लोगों ने कभी रिकी को देखा होता है। तो डीन बोलता है कि ठीक है मैं उसको लेकर आ जाऊंगा। बाहर आकर जेटी और वेस बोलते हैं कि तू पागल हो गया है यार, क्या रिकी नाम का जब कोई है ही नहीं तो उसको कहाँ से लाएगा। फिर डीन बोलता है कि वेस तू अंदर सच बोलने वाला था। वेस बोलता है कि कीट मेरे पीछे पड़ा रहता है क्योंकि मैं कोई काम नहीं करता। जेटी इसको बोलता है तो इससे इसका क्या लेना देना। डीन इनको बोलता है कि सुनो, हम किसी एक्टर को हायर करते हैं जो रिकी स्टैनकी की एक्टिंग करेगा और हम इसको इसकी बाइबल भी दे देंगे जिसमें रिकी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है और जिसमें रिकी की सारी हिस्ट्री लिखी हुई है जिसको वो पढ़ लेगा और मुझे मालूम है कि ये काम कौन कर सकता है।
दोबारा से हम रोड को देखते हैं। ये देखता है कि वही लोग उसका पीछा कर रहे हैं, तो ये यहाँ से भाग जाता है। फिर इसको डीन की कॉल आती है। ये इसको हायर करने की बात करता है, तो ये खुशी से रोने लगता है। हम देखते हैं कि डीन की जिया फालतू की रिपोर्टिंग कर रही होती है। ये डीन को कहती है कि तुम्हें मालूम है कार्ली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है रिकी को मिलने के लिए, क्योंकि वो इसके काम से बहुत ज़्यादा इंस्पायर है और कार्ली इसको फॉलो भी करती है। देखते हैं कि ये तीनों रोड का एयरपोर्ट पर वेट कर रहे होते हैं। डीन कहता है कि मैंने रोड को बाइबल और रिकी का अकाउंट सब कुछ दे दिया है। इसी दौरान यहाँ गंदी हालत में रोड मतलब कि रिकी आता है। डीन बोलता है कि तू फूक कर आया है क्या? नकली रिकी बोलता है कि नहीं, मैंने शराब पीना छोड़ दी है, क्योंकि रिकी ने भी शराब पीना छोड़ दी थी कई सालों पहले। बातों बातों में ये अपनी पैंट में मूत देता है। इसके बाद ये इसको घर लेकर जाने लगते हैं। डीन वेस को बोलता है कि इसको तू अपने घर ले जाओ और नहलाकर जेटी के घर ले आना, क्योंकि मुझे और हेरन को तैयारी करनी है। रिकी नहाकर बाहर आ जाता है और बोलता है कि हाँ अब मैं इंसान महसूस कर रहा हूँ। वेस बोलता है कि यार तू बेवड़ा है, लेकिन फिर भी तू इतना फिट कैसे रह लेता है? तो ये बोलता है कि मैं रोज मुट्ठी मारता हूँ, तू भी मारा कर। रिकी फिर इसकी और इसके पार्टनर कीथ की तस्वीर देखता है। वेस बोलता है कि हम गे कपल हैं। रिकी बोलता है कि ये पेपर्स कैसे हैं? वेस बोलता है कि मैं बच्चों के लिए बुक लिख रहा हूँ। हम फिर सर्कमसेशन की सेरेमनी को देखते हैं, जहां डीन और जेटी अपने बॉस को देख लेते हैं। जेटी सूजन को बोलता है कि मेरे बॉस यहाँ क्या कर रहे हैं? तो ये बोलती है कि मैंने यहाँ पर बुलाया है और जाकर उनसे मिलो, वो तुम्हारे बॉस हैं। तो डीन बोलता है कि बस रिकी और वेस भी यहाँ आ जाएं। जेटी की सास कहती है कि कहाँ है रिकी, लगता है कि वो इस बार भी नहीं आएगा। और भला कोई इतना भी बिजी होता है क्या कि अपने दोस्तों को मिल भी ना पाए? तो जेटी बोलता है कि आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? ये बोलती है कि रिकी नाम का कोई बंदा ही नहीं है, ये सब तुम्हारा झूठ है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो एक बार तो हमसे मिलता। लेकिन अचानक से रिकी यहाँ आ जाता है और सबसे मिलता है। फिर ये कार्ली को मिलता है, जिसको ये देखकर लट्टू हो जाती है। सूजन इसको कहती है कि तुम्हारे झूठ की वजह से मैंने अकेले बच्चे को जन्म दिया। तो रिकी बोलता है कि इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें सॉरी करता हूँ, और साथ ही ये कहता है कि कैंसर के बाद मैंने पार्टी नहीं दी। तो ये बोलता है कि बस इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। डैन इसको एक साइड पर ले जाता है और बोलता है कि तू सूजन की माँ से दूर रहना, बहुत चालाक औरत है। रिकी सबके साथ गपशप करने लगता है और बहुत अजीब सी बातें भी करता है। इसी दौरान डीन का बॉस यहाँ आ जाता है। डीन बोलता है कि रिकी ये मेरे बॉस टैड है, और टैड को बोलता है कि सर ये मेरा दोस्त रिकी स्टैनकी है। तो रिकी बोलता है कि अच्छा तो आप हैं बड़े बैंक वालों में से जो अमीर बनने में मदद करते हैं और फिर अपनी आयाशियों का दिखावा करते हैं, और बाकी लोग बहुत ही मुश्किल से अपनी रोटी का जुगाड़ कर पाते हैं। तो टैड बोलता है कि हम फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर्स को, और जो भी इसमें पैसे देता है हम इसको इसमें प्रॉफिट का हिस्सा भी देते हैं। लेकिन रिकी फिर भी इसको मक्खी चूस बोलता है। तो टैड बोलता है कि तुम ऐसे ही बेलगाम बोलते रहते हो। टैड की बीवी बोलती है कि रिकी काफी सालों से दूसरे देशों में नॉन प्रॉफिट्स पर काम कर रहा है, और जो ये बोलता है वही ये करता है। तो टैड कहता है कि लेकिन इसको तो घंटा भी नहीं पता फाइनेंस के बारे में। रिकी बोलता है कि मैं सैन फ्रांसिस्को क्रोनिकल पढ़ रहा हूँ, वर्ल्ड रिवर के साथ आपका मर्जर हो सकता है, और ऐसा मैंने सोचा नहीं था। तो टैड बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है? ये बोलता है कि वो नए आइडियाज रखते हैं और आप पुराने ख्यालों वाले लेकिन अच्छे तजुर्बे के साथ, और इसका सिगार लेकर चले जाता है। और टैड बस सोचता ही रहता है कि ये क्या बोल गया। डीन रिकी को बोलता है कि तुझे ये सब कैसे पता? ये बोलता है कि मैंने ट्विटर से ये सब पढ़ा था। रिकी डैन को बोलता है कि मुझे कीथ से मिलना है। ये कीथ के पास जाता है और बोलता है कि वेस बहुत अच्छा इंसान है, उस जैसा मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो ये सुनकर कीथ बोलता है कि मुझे अब उसके साथ रहना पसंद नहीं, क्योंकि मैं दिन रात काम करता हूँ, वो घर में रहकर आराम कर रहा होता है। तो रिकी बोलता है ऐसा नहीं है, वो बुक लिख रहा है। कीथ बोलता है कि उसने तो कभी नहीं बताया। हेरन डैन को बोलती है कि तुम्हारा दोस्त रिकी कुछ ज्यादा ही बड़ा लगता है तुम लोगों से। डीन बोलता है कि हाँ बस वो ड्रग्स कुछ ज्यादा ही लेता था इस वजह से। रिकी कंटिन्यूसली कीथ को समझा रहा होता है और कहता है कि सब्र करो, वो कोशिश कर रहा है, सब ठीक हो जाएगा। और साथ ही कहता है कि मेरी माँ ने भी 6 बार शादी की थी पर उसको खुशी नहीं मिली, और ये रिश्ता तुम मत तोड़ो। तभी यहाँ पर सूजन की माँ आ जाती है। ये रिकी को कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने कीनिया में गिव ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के साथ काफी काम किया है, जरा बताओ कि इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करके तुम्हें कैसा लगा? पर रिकी इसको बोलता है कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। लेकिन ये आंट से पागल कहती है कि नहीं नहीं, मुझे बताओ चार्ली सैनेट के बारे में जिन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू की। रिकी इसके बातों का सही जवाब नहीं दे पाता। डीन इसको यहाँ से लेकर जाने लगता है। ये कहती है कि रिकी तुम फ्रॉड हो, तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम हो, तुम सब कुछ झूठ बोल रहे हो। तो रिकी वापसी मुड़ता है और इसके सवालों का सही सही जवाब देता है, जिसकी वजह से इसकी बोलती बंद हो जाती है। डीन फिर इसको बोलता है कि तूने कमाल ही कर दिया, वाह यार क्या बात है। तभी यहाँ गैरी नामी एक्टर आता है। रिकी बोलता है कि मैं इसको जानता हूँ। तो डीन इसको कहता है कि तू ऊपर चला जा और स्टोर में जाकर छुप जा। डीन ये बात अपने दोस्तों को बता देता है। तो तीनों प्लान बनाते हैं गैरी को सुलाने का।
ये गैरी को कहते हैं कि अगर हम तीनों से तुमने पीनट कैच कर लिए तो तुम्हें $60 मिलेंगे। ये बोलते हैं ठीक है। ये लोग गेम शुरू कर देते हैं, लेकिन जब ये इसके मुंह में वो गोली डालने लगते हैं तो साला पॉप आगे आ जाता है और ये गोली खा लेता है और इस वजह से इनका प्लान लोड़े लग जाता है। लुल्ली काटते वक्त रिकी बताता है कि मैंने इसके एड्स देखे हैं, इस तरह मैं इसको जानता हूँ। डीन बोलता है कि मतलब कि तुम पहले नहीं मिले। गैरी बोलता है कि नहीं, ये बस मेरा फैन है। हम देखते हैं कि पॉप जब लुल्ली काटने लगता है तो इसको नशा होने लगता है। सूजन बोलती है कि इनको नशा हो गया। जेटी बोलता है कि इन्होंने पीनट्स खाए थे, शायद इनको साइड इफेक्ट्स हो गए हैं। नशे की वजह से पॉप छोटू की लुल्ली आधी काटता है तो सब लोग घबरा जाते हैं। कोई बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाने की बात करता है तो कोई कहता है कि दूसरे पॉप को बुलाओ, मगर कीथ बोलता है कि रिकी ये काम कर सकता है क्योंकि अफ्रीका में वो बोनो की लुल्ली काटता था। जेटी बोलता है कि यार पर ये तो छोटा सा बच्चा है। रिकी बोलता है कि तुम लोग फिक्र ना करो, मैं ये काम कर लूंगा। डैन बोलता है कि यार वो एक छोटा बच्चा है, वो भी असल वाला। सब बहस कर रहे होते हैं। इसी दौरान रिकी इसकी लुल्ली को काट देता है, वो भी सिगार के कटर से। ये देखकर सब लोग इसके लिए क्लैप करते हैं। जाते हुए सूजन इसको बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा कमाल के हो और प्लीज थोड़ा सा और रुक जाओ ना। मगर डीन बोलता है कि इसको जाना होगा नायरूबी में इबोला की सिचुएशन में मदद करने के लिए। तो सब लोग रिकी को बाय करते हैं। जाते हुए डीन इसको बोलता है कि तूने कमाल कर दिया और ये ले तेरे बाकी के पैसे। नकली रिकी बोलता है कि अगर कभी अटलांटा आना हुआ तो मुझसे जरूर मिलना। ये लोग बोलते हैं हाँ जरूर, क्यों नहीं। जेटी बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुमने सर्कमसेशन कहाँ से सीखा। ये बोलते हैं कि मैं रेस्टोरेंट में झींगा छीनने का काम करता था। फिर रिकी यहाँ से चले जाता है। क्लब में बैठकर तीनों बोलते हैं कि अब इस झूठ को खत्म करने का वक्त आ गया है। डीन और जेटी ऑफिस आकर अपने बॉस से मिलते हैं। बॉस रिकी की तारीफ करता रहता है और बोलते हैं कि बहुत ही कमाल का बंदा है यार और इसलिए मैंने उसको हायर कर लिया। डीन कहता है कि ये क्या बकवास है। टेड बोलता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। डीन बोलता है कि मेरा मतलब बहुत बढ़िया काम किया आपने। तो टेड फिर बोलता है कि वो जा रहा था तो इसका नंबर मेरे पास था और मैंने इसको वापसी बुला लिया और रिकी बहुत ही काबिल है, भले इसके पास तजुर्बा कम है लेकिन जज्बा इसमें बहुत है। डीन रिकी से मिलता है और डीन इसको कहता है कि तू यहाँ काम नहीं कर पाएगा। रिकी बोलता है कि तुम लोग हो ना मेरी यहाँ मदद करने के लिए और बताता है कि टेड ने इसकी $2.5 लाख पर ईयर सैलरी रखी है। दोनों ये सुनकर शौक हो जाते हैं क्योंकि दोनों की इतनी सैलरी नहीं होती। इसी दौरान यहाँ एक आईटी का बंदा आकर बोलता है कि डीन आपको हेरन मिलने आई है। हेरन इसको बताती है कि इसको बहुत बड़ा ब्रेक मिला है बहुत बड़े न्यूज चैनल से और इस चैनल में ये रिकी की कहानी सुनाएगी। ये सुनकर डीन सदमे में चला जाता है। पीछे से रिकी आता है तो हेरन इसको मिलने के लिए जाती है। जेटी और डीन ये सब वेस को बताते हैं। वेस बोलता है कि वाओ यार। जेटी बोलता है कि सारी लड़कियां इसके साथ बॉलिंग पर जा रही हैं और हमें भी जाना है। वेस बोलता है कि कमाल है कि हम उसके दोस्त हैं और वो क्या हमें थैंक्स बोलेगा। डीन बोलता है कि तू पागल हो गया है कि हेरन का करियर तबाह हो जाएगा क्योंकि रिकी ने सिर्फ बातों में ही टॉप किया है, असल में वो कुछ भी नहीं है। जेटी डीन को बोलता है कि हमें रिकी को नौकरी से निकलवाना होगा। मीटिंग के टाइम टेड बोलता है कि आज नए आइडिया सुनते हैं। डीन कहता है कि रिकी के पास कुछ नया है तो टेड बोलता है कि चलो रिकी सुनाओ हमें क्या है तुम्हारे पास। ये कहता है कि हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे कंपनी का नाम हो जाए। तो टेड बोलता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। ये बोलता है कि हमें गरीबों में पैसा बांटना चाहिए और इससे हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी। तो दूसरे लोग जो यहाँ पर बैठे होते हैं वो बोलते हैं कि बहुत ही बकवास आइडिया, लेकिन टेड बोलता है कि नहीं नहीं जरा सोच कर देखो ये ठीक बोल रहा है क्योंकि शुरुआत में हमें प्रॉफिट तो नहीं होगा लेकिन पॉपुलैरिटी मिलने की वजह से हमारी कंपनी का प्रॉफिट 2 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो रिकी बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल और हम इससे बताएंगे कि हमारी कंपनी कितनी केयरिंग है। मीटिंग के बाद टेड बोलता है कि वर्ल्ड रिवर के लोग वेडनेसडे को आएंगे और पार्टी मेरे क्लब में होगी जिसमें हम रिकी के हीरो ऑफ द वीक के सेगमेंट को देखेंगे। डीन बोलता है कि यार सब उल्टा हो गया है। रिकी यहाँ आ जाता है वेस के साथ और वेस कहता है कि मैं रिकी का असिस्टेंट हूँ। तो रिकी बोलता है कि मैंने प्रॉब्लम पता कर ली है कि मर्जर ना होने की वजह क्या थी। ये दिखाता है कि मीटिंग के दौरान टेड हवाई पप्पू चूसता है जिससे लोगों का ध्यान इसकी बातों पर कम होता है और इसके हवाई पप्पू पर ज्यादा। रिकी डीन को बोलता है कि क्या मुझको ये बात उनको बतानी चाहिए। डीन बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, जाओ उनको ये बात जाकर बताओ। जेटी और डीन बोलते हैं कि तू उसके लिए काम क्यों कर रहा है। तो ये बोलता है कि उसको मेरी फिक्र है तुम लोगों से ज्यादा। अचानक से टेड की बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। ये जेटी और डीन को भी अपने ऑफिस में बुलाता है। टेड बोलता है कि डीन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मैं हवाई पप्पू चूसता हूँ। डीन बोलता है कि सर ये नॉर्मल बात है। फिर टेड अपनी कॉन्फ्रेंस वाली वीडियो देखते हैं जिसमें इसने वाकई में बहुत ज्यादा हवाई पप्पू चूसे होते हैं। टेड ये देखकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। कहता है कि रिकी और इस मर्जर का चार्ज अब तुम संभालोगे क्योंकि तुमने मेरी बहुत बड़ी गलती पकड़ी है जिससे कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उसके बाद रिकी डीन को कहता है कि फिलहाल मैं कंपनी को नहीं जानता, क्या तुम इसमें मेरी मदद
करोगे और ये सेल को रिकॉर्डिंग पर लगा देता है ताकि ये डीन की बातों को रिकॉर्ड कर सके। लेकिन डीन इसको जोरदार धक्का देता है, बोलता है कि तू नौकरी छोड़ रहा है ये वाली, और तेरा नाम रिकी नहीं है। ये कहता है कि मैंने अपना नाम असल में रिकी स्टैनकी कर लिया है, मतलब तब्दील करवा लिया है। डीन इसको कहता है कि मैंने सिर्फ तुझे नाटक के लिए यहाँ बुलाया था और तेरी वजह से अब हेरन का करियर खराब हो जाएगा और तू एक शराबी है। रिकी बोलता है कि हाँ हाँ मैं ऐसा ही था, पर अब मेरी जिंदगी बदल गई है। और साथ ही कहता है कि अगर मैं गया तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। डीन जाते हुए बोलता है कि लेकिन तुझे सब खत्म करना होगा। रिकी इसको गले से पकड़कर नीचे गिरा देता है तो डैन इसको स्लैप करता है। रिकी बोलता है कि वो मुझे मार देंगे। डीन बोलता है कि कौन? रिकी बोलता है कि मैंने बहुत से लोगों से उधार लिया हुआ है और एक लंबा और एक छोटा कद का आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ है इस वजह से। तो डीन बोलता है कि तुम ठीक कह रहे थे, ये सब कुछ मेरी ही गलती है और हाँ मेरी वजह से ही मेरे दोस्त मुझे छोड़ देंगे, मेरी नौकरी भी और वो खूबसूरत इंसान भी जो कि मेरे लिए एक अनमोल तोहफा है। मतलब ये हेरन की बात कर रहा होता है। ये वेस के साथ होता है तो वेस इसको बोलता है कि तू बहुत झूठ बोलता है और तेरी वजह से मुझे भी बहुत झूठ बोलना पड़ा। और रोड की जिंदगी नकली थी पर इसने असली बना ली, पर तेरी तो जिंदगी असली थी जो अब नकली बन चुकी है सिर्फ और सिर्फ तेरे झूठ की वजह से। और तू बचपन से ही बहुत ज्यादा झूठ बोलता है क्योंकि तेरा बाप तुझे बहुत ज्यादा मारता पीटता था और तू हमसे झूठ बोलकर हमारे घर पे आकर सोने के लिए आता था और इस वजह से तू झूठ का आदी हो चुका है। लेकिन तू दिल का बुरा इंसान नहीं है। वेस फिर इसको बोलता है कि तू हेरन को सब कुछ सच बता दे, वो तुझे माफ कर देगी। डीन हेरन को सच बताने लगता है लेकिन हेरन बोलते कि मुझे सब कुछ पहले से पता था कि उसका नाम रिकी नहीं है, क्योंकि जब तुमने सर्कमसिशन सेरेमनी में बोला कि रिकी को इबोला की सिचुएशन को कंट्रोल करने जाना है नायरूबी में, क्योंकि मुझे वहीं पर शक हो गया था क्योंकि 4 साल से इबोला का वायरस कहीं भी रिपोर्ट नहीं हुआ। और साथ ही कहती है कि मैंने तुम्हारी बाइबल भी पढ़ी है और मुझे झूठ से ज्यादा इस बात का बुरा लगा कि तुम मुझसे भागते रहे और खुद अकेले एंजॉय करते रहे। टेड बोलता है कि डीन और रिकी कहाँ हैं? जेटी बोलता है कि बस आ रहे हैं। हम देखते हैं कि डीन पार्टी में आ जाता है। जेटी बोलता है कि रिकी कहाँ है? डीन कहता है कि हेरन को सब पहले से पता था और शो अब नहीं आएगा। डीन स्टेज पर कहता है कि रिकी का सेगमेंट नहीं आएगा क्योंकि रिकी असली इंसान नहीं है और मैंने आप सबसे झूठ बोला है और टेड से माफी मांगता है और कहता है कि जो सैन फ्रांसिस्को से आए हैं इनको ये बताना चाहूंगा कि समर हेज कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। वेस बोलता है कि अगर ये शो नहीं होना था तो रिकी का कल इंटरव्यू क्यों हुआ और सारा इंतजाम मैंने ही तो किया था। टेड डीन को बोलता है कि तुम्हें सामान लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसको भिजवा देंगे तुम्हारे घर पर। अचानक से रिकी का सेगमेंट शुरू हो जाता है। सेगमेंट में बताया जाता है कि नकली रिकी कैसे रिकी बना और फिर रोड अपने बारे में सब कुछ सच बताता है। वेस जल्दी से भागकर डीन को बोलता है कि जल्दी अंदर आओ। डीन देखता है कि रोड सब सच बता रहा है। नकली रिकी टेड की तारीफ करता है और डीन और वेस जेटी की भी, क्योंकि इनकी वजह से इसकी जिंदगी में पॉजिटिव वाइब्स आई। आखिर में नकली रिकी को हीरो ऑफ द वीक चुना जाता है। रोड यानी कि रिकी कार्ली के साथ यहाँ आ जाता है। सब इसके लिए क्लैप करते हैं। टेड को दूसरी कंपनी के लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छी कहानी है और एक बोना कहता है कि तुम्हारी टीम के बंदे वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हैं और तुम लोगों के कॉन्सेप्ट भी अच्छे हैं। फिर ये बोना बोलता है कि क्या ये डील फाइनल है? टेड बोलता है कि डीन तुम बताओ। डीन बोलता है हाँ। डीन हेरन को मिलता है। हेरन कहती है कि मुझे तुम पर गुस्सा था, पर जब रोड को तुम्हारी कंपनी में जॉब मिली तो मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छी कहानी बन सकती है। और साथ ये रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें डीन हेरन को ऊपर वाले का अनमोल तोहफा कहता है जो रिकी यानी कि रोड ने रिकॉर्ड की होती है। हेरन बोलती है कि ये रिकॉर्डिंग मुझे रिकी ने दी थी। अचानक से यहाँ 2 आदमी आ जाते हैं। डीन समझता है कि शायद ये रिकी को मारने वाले हैं, पर ऐसा नहीं होता। ये लोग रिकी को एक कोर्ट का लेटर देते हैं जो कि बिली आइडल ने भेजा होता है इसकी सॉन्ग्स की मां बहन करने के लिए, और साथ ही ये कहते हैं कि आइंदा से बिली के सॉन्ग्स मत गाना वरना तुझे उल्टा कर देंगे। रिकी खुशी से बोलता है कि वाह यार बिली ने मेरा शो देखा। तो टेड बोलता है कि इसी बात पर एक और जाम हो जाए और फिर सब डांस करने लगते हैं। डीन, जेटी और वेस एक जगह बैठे होते हैं। रिकी इनको आकर बोलता है बहुत अच्छी शाम है ना, और साथ ही कहता है कि सैटरडे को हम अपने इलाके का नाला साफ करेंगे। रिकी फिर कार्ली के साथ डांस करने के लिए चले जाता है। डीन आखिर में बोलता है कि रिकी के नाम जो गोश्त नहीं जिगरी दोस्त है।